कहानी की शुरुआत एक ब्लैक सेडान कार से होती है जो सड़क से कहीं जा रही होती है। तभी एक हाईवे पेट्रोलिंग ऑफिसर उस ब्लैक सेडान के पीछे आ जाता है। यह देखकर ब्लैक सेडान का ड्राइवर तुरंत अपनी कार साइड में रोक देता है। जैसे ही कार रुकती है वह अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ लेता है। ऑफिसर माइक कार की विंडो के पास जाता है और पूछता है कि उसने उसे देखते ही अपनी गाड़ी क्यों रोक दी। इस पर ड्राइवर शांत तरीके से कहता है कि वह थक गया था, इसलिए रुककर आराम करना चाहता था। माइक उससे लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि उसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ एक और पेट्रोलिंग कार आ जाती है। ये माइक की पत्नी जेन होती है जो घर जा रही होती है। माइक जेन से कहता है कि शायद मैं इस आदमी को ड्रग्स के केस में पकड़ने वाला हूँ। इस पर जेन पूछती है कि क्या उसे रुकना चाहिए, लेकिन माइक कहता है कि वह संभाल लेगा। जिसके बाद जेन वहाँ से जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर जेन को कुछ अजीब सा लगता है। वह अपनी गाड़ी वापस मोड़ती है और वापस लौटने लगती है। वह कंट्रोल रूम से संपर्क करके इंटरस्टेट पर हुए हाल ही के मर्डर के बारे में पूछती है। उसी वक्त ड्राइवर माइक को गोली मार देता है। फिर वह अपनी कार को रिवर्स में डालकर माइक की पेट्रोलिंग कार से टकरा देता है, जिससे जेन भी गिर जाती है। इसके बाद वो हत्यारा तेजी से वहां से भाग जाता है। जेन तुरंत माइक के पास जाती है और एम्बुलेंस के लिए कॉल करती है। वह माइक को अपने पास पकड़कर दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में उसे खबर मिलता है कि माइक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बीच हत्यारा एक सड़क किनारे बने छोटे से मोटल में रुकता है। अब तक वह 6 राज्यों में 15 लोगों को मार चुका है। मीडिया ने उसे सैटेनिक स्लैशर नाम दे दिया है। मोटल के कमरे में जाकर वह बिस्तर पर सोने की बजाय अपनी बंदूक के साथ अलमारी के अंदर छिपकर सो जाता है। अगले दिन वह एक फार्मेसी यानी दवाई की दुकान के पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करके इंतजार करने लगता है। शाम तक एक महिला फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी के लिए वहां पहुंचती है। हत्यारा चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहता है। देर रात में जब वह फार्मासिस्ट अपनी कार में घर जाने के लिए बैठती है तो हत्यारा पहले से ही उसकी कार के अंदर छिपा होता है। वह वहीं कार में उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह चुपके से फार्मेसी के अंदर जाता है और जो भी उसे चाहिए होता है वो चुरा लेता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े वहां से गायब हो जाता है। अब सीन फिर से जेन पर आता है। उसे हत्यारे के नए शिकार के बारे में पता चल चुका है, मगर जेन को जबरदस्ती थेरेपी सेशंस में जाना पड़ता है। थेरेपिस्ट उसे समझाता है कि वह अंदर ही अंदर अपने पति की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही है। वह कहता है कि जेन बार बार उस रात की घटना को अपने दिमाग में सोचती रहती है, लेकिन अब उसे ऐसा करना बंद करना चाहिए क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मगर जेन ठंडे लहजे में पूछती है कि अब तुम्हारा बकवास खत्म हो गया। जैसे ही उसका तय समय पूरा होता है वो वहां से चली जाती है। उधर हत्यारे के हाथ पर नो मर्सी का टैटू बना हुआ होता है और उसकी पीठ पर शैतान का टैटू बना होता है। दूसरी ओर घर लौटने के बाद जेन हर बार आंखें बंद करते ही उसी डरावने सपने को फिर से याद करने लगती है। वह हत्यारे को पकड़ने के लिए पूरी तरह जुनूनी हो जाती है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो वह करने जा रही है वह बहुत खतरनाक और पागलपन है, लेकिन जेन 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर खुद ही हत्यारे का पीछा करने की तैयारी करती है। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि माइक की मौत उसकी गलती नहीं थी। इस पर जेन जवाब देती है, मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। दरअसल पिछले 4 दिनों से जेन के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। जब उसे मौका मिला था तब वह उस हत्यारे को गोली क्यों नहीं मार पाई, और अब वह सिर्फ यही करना चाहती है। उसे लगता है कि उसकी एक गोली कई लोगों की जान बचा सकती है और माइक की आत्मा को भी शांति मिल सकती है। आखिर में उसके पिता उसकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं और कहते हैं कि अगर वह उसकी जगह होते तो शायद वे भी वही करते। इसी बीच हत्यारा हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है। रास्ते में उसे एक कार सड़क किनारे खड़ी दिखती है जिसका टायर पंक्चर हो गया है। कार का ड्राइवर उसे बदलने में लगा होता है। हत्यारा अपनी गाड़ी थोड़ी आगे रोकता है। वह एक मास्क पहनता है और बाहर निकलता है। फिर अपनी कार के पीछे से एक हथौड़ा निकालता है, ड्राइवर के पास जाता है और उसे मार देता है। कार के अंदर एक महिला बैठी होती है। वह बाहर निकलती है और जमीन पर पड़ी लाश को देख लेती है। डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। वह सड़क पर आती है, हाथ हिलाकर एक ट्रक को रोकने की कोशिश करती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। ट्रक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, लेकिन ट्रक पलट जाता है। उसी समय वह महिला ट्रक की चपेट में आ जाती है और तुरंत मर जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक में जोरदार धमाका होता है और वह आग के गोले में बदल जाता है। हत्यारा वापस पहले आदमी की लाश के पास जाता है, उसके खून में अपनी उंगलियां डुबोता है और अपनी कार पर एक निशान बना देता है। दूसरी तरफ जेन हत्यारे के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती है उसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसी बीच हत्यारा एक अखबार में गुप्त विज्ञापन देता है। उसमें लिखा होता है, MNO, जो लोग मेरे जैसे विश्वास रखते हैं, हम अपने एक साथी को ढूंढ रहे हैं, मदद चाहिए, कृपया जवाब दें। दूसरी तरफ जेन एक FBI एजेंट जोलन से मिलती है जो इस सीरियल किलर के केस को संभाल रहा है। जेन उससे कहती है
कि वह कुछ दिनों तक उसके साथ मिलकर इस केस पर काम करना चाहती है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर मारा गया था वह उसका पति था। मगर जोलन कहता है कि वह उसकी हालत समझता है, लेकिन वह किसी के दबाव में काम नहीं करता। वह जेन को घर जाने की सलाह देता है, जिससे जेन दुखी होकर वहां से चली जाती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अगले ही दिन जेन को एक और FBI एजेंट बेकी का फोन आता है। बेकी ने जेन को जोलन से मदद मांगते हुए देखा था और अब वह खुद उसकी मदद करने को तैयार है, जिसके बाद दोनों एक बार में मिलती हैं। बेकी बताती है कि पहली हत्या 16 दिन पहले हुई थी। हत्यारे ने एक दुकानदार को मारकर उसके पैसे, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और कुछ औजार चुरा लिए। इसके बाद उसने एक फार्मासिस्ट को मारा ताकि उसे दर्द की दवाइयां और दिमाग पर असर करने वाली दवाइयां मिल सकें। दरअसल बेकी को नहीं लगता कि वह इन दवाओं को बेच रहा है, बल्कि वह खुद ही इन्हें ले रहा है। उसने एक गन शॉप के मालिक को भी मार दिया और वहां से पिस्तौल, शॉटगन, गोलियां और हैंड ग्रेनेड लेकर भाग गया। उसने एक पब्लिक लाइब्रेरी में भी हत्या की और वहां से एनसाइक्लोपीडिया के सेट में से सिर्फ 2 किताबें ली, वॉल्यूम N और T, और वह अलग अलग मोटल्स में रुक रहा है। बेकी जेन को उस मोटल में ले जाती है जहां वह 3 दिन पहले रुका था। उसने कैश मनी देकर रूम लिया था। होटल का क्लर्क नशे में था, इसलिए उसने उसका नाम तक दर्ज नहीं किया। लेकिन अगली सुबह एक नौकरानी डू नॉट डिस्टर्ब का साइन नहीं देख पाई और कमरे में चली गई। हत्यारे ने उसे भी कुल्हाड़ी से मारकर 2 टुकड़ों में काट दिया। पूरा कमरा अजीब लिखावट से भरा हुआ था। दीवारों पर लिखा था, शैतान ने दरवाजे खोल दिए, और साथ में कई तरह के शैतानी सिंबल्स बने हुए थे। FBI के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हत्यारा चाहता है कि लोग उसके किए गए काम को देखें और उसके बारे में जानें। ये सब देखने के बाद जेन और गहराई से जांच करती है। उसे पता चलता है कि कई साल पहले भी इसी तरह की हत्याएं एक शैतान के फॉलोअर्स रिचर्ड रीव्स ने की थीं, जिसने 13 लोगों को मारा था। संभव है कि यह नया हत्यारा रीव्स का फैन हो या उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो। हत्यारे के अब तक के सफर को देखकर बेकी अंदाजा लगाती है कि अगले 1-2 दिनों में वह कोलंबस और वेस्ट वर्जीनिया के बीच कहीं होगा। जाने से पहले बेकी जेन को सावधान रहने को कहती है। फिर वह एक और खतरनाक जानकारी देती है। एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी से 20 पाउंड TNT यानी बहुत खतरनाक विस्फोटक चोरी हो चुका है, जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि कातिल अपने ठिकाने पर बैठा है और टीवी पर एक पुरानी खबर चल रही होती है। ये खबर रिचर्ड रीव्स नाम के एक आदमी के बारे में होती है, जिसने 20 साल पहले एक चर्च के अंदर 13 लोगों को बेरहमी से मार दिया था, जिनमें एक पादरी भी शामिल था। ये सब उसने एक शैतानी रस्म के दौरान किया था। इसके बाद कातिल खुद एक चर्च में जाता है। वो वहाँ पादरी के पास जाकर कहता है कि जब वो छोटा था तब एक पादरी ने उसे संभाला और उसे आज का इंसान बनाया। पादरी उसकी बात सुनकर उसे अपनापन दिखाता है, लेकिन अचानक कातिल वहीं पर उसकी हत्या कर देता है और उसका खून पीने लगता है। इससे साफ हो जाता है कि ये कातिल बहुत ही खतरनाक और शैतानी सोच वाला है। वहीं दूसरी तरफ जेन इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही होती है। वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि शैतानी किताबों तक पढ़ने लगती है। उसे मोटल की दीवार पर लिखा हुआ एक मैसेज याद आता है, ओपन द गेट्स, यानी दरवाजे खोलो। इस सुराग को पकड़कर वो इंटरनेट पर सर्च करती है और एक म्यूजिक वेबसाइट पर पहुंचती है, जहां उसे द बिल्ड ऑफ रिचर्ड जोशुआ रीव्स नाम का एक गाना मिलता है। इससे उसे रिचर्ड रीव्स के बारे में और जानकारी मिलती है। जेन को पता चलता है कि चर्च में लोगों को मारने के बाद रीव्स ने कहा था कि उसने ये सब शैतान के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए किया है और इंसानी बलि देना जरूरी था। आगे ये भी पता चलता है कि साल 2004 में जब उसे फांसी की सजा दी जा रही थी, तब उसने जेल में एक गार्ड पर हमला किया, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई और वहीं उसकी मौत हो गई। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जेन अब इस कातिल को पकड़ने के लिए हर मोटल में जाकर पूछताछ कर रही है। वो हर जगह एक ही तरह के सवाल पूछती है। उसके हिसाब से सस्पिशियस व्यक्ति एक गोरा आदमी है जिसकी हाइट औसत से ज्यादा है, शरीर थोड़ा भारी है, अकेले घूमता है और हमेशा कैश में पेमेंट करता है। एक मोटल में जब जेन अपनी ये डिटेल्स बताती है तो रिसेप्शनिस्ट रजिस्टर चेक करती है और पता चलता है कि वहाँ मिस्टर रीव्स नाम का कोई आदमी रुका हुआ है। ये सुनते ही जेन तुरंत एक्शन लेती है। वो रिसेप्शनिस्ट से चाबी ले लेती है और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। जेन अकेले ही उस कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे के अंदर से शॉवर चलने की आवाज आ रही होती है। अंदर जाकर जेन को एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें वही क्लासिफाइड ऐड होता है जो कातिल ने दिया था। वहीं टॉयलेट सीट पर एक शॉटगन भी रखी होती है, लेकिन जब जेन शॉवर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अचानक पीछे से कातिल उस पर हमला कर देता है। जेन बहादुरी से मुकाबला करती है और अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। वो जेन को जोर से धक्का देता है, जिससे वो खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरती है। इसके बाद कातिल अपना सामान उठाता है और चुपचाप वहाँ से भाग निकलता है।
बाद में जेन को एक और अखबार मिलता है जिसमें उसी तरह का क्लासिफाइड एड छपा होता है। कातिल उस एड में छिपे नंबरों को डिकोड करने लगता है। दूसरी तरफ जेन भी उसी कोड को समझने की कोशिश कर रही होती है। जब कोड सॉल्व होता है तो उसमें एक मैसेज मिलता है जो बाकी बिलीवर्स का स्वागत करता है और उसके अंदर एक फोन नंबर छुपा होता है। कातिल उस नंबर पर कॉल करता है और सामने वाले से कहता है कि उसे किसी को ढूंढने में मदद चाहिए, लेकिन ये काम पूरी तरह गुप्त तरीके से होना चाहिए। फोन पर मौजूद आदमी उसे कहता है कि वो आज रात उससे मिलने आ जाए। पता चलता है कि ये आदमी मिस्टर पेंटलैंड है जो अपने कुछ खास लोगों के साथ एक मीटिंग होस्ट कर रहा है। इसी बीच जेन बेकी से संपर्क करती है और उससे कहती है कि वो उस फोन नंबर से जुड़ा एड्रेस ट्रेस करने में उसकी मदद करे। दूसरी तरफ कातिल एक खास जगह पर पहुंचता है। वहाँ एक आदमी जिसका नाम मार्विन है उसे सीधे पूछता है कि क्या वो पुलिस वाला है। कातिल मना कर देता है, तब मार्विन उसे अंदर ले जाता है। मार्विन बताता है कि यहाँ के मालिक मिस्टर पेंडलेटन उसे वो सारी जानकारी देंगे जिसकी उसे तलाश है। साथ ही ये भी बताता है कि पेंडलेटन उससे मिलने के लिए काफी उत्साहित हैं। इसके बाद कातिल डिनर टेबल पर पेंडलेटन से मिलता है। पेंडलेटन कहता है कि उसके एक भविष्यवक्ता ने पहले ही बता दिया था कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसकी जिंदगी पर गहरा असर डालेगा, लेकिन कातिल बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि उसे सिर्फ जानकारी चाहिए, ऐसी जानकारी जो सबके लिए फायदेमंद हो, अगर पेंडलेटन सच में वही है जो वो होने का दावा करता है। पेंडलेटन मार्विन को आदेश देता है कि कातिल की हर जरूरत पूरी की जाए। यहाँ मौजूद सभी लोग शैतान को मानने वाले होते हैं। कातिल भी साफ कहता है कि वो शैतान की सेवा के लिए जीता है और उसी के लिए मरेगा, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ मौजूद लोग नशा कर रहे हैं, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है। मार्विन कातिल को उसके कमरे तक ले जाता है और पूछता है कि आखिर वो किस तरह की जानकारी ढूंढ रहा है। कातिल बताता है कि वो एक खास व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक ऐसे शहर में रहने वाला आदमी जो एक खास काम करता है। उसे जानना है कि वो कौन है और कहाँ रहता है। उसी दौरान अपने कमरे में कातिल टीवी पर जेन को देखता है जो इस केस के बारे में मीडिया से बात कर रही होती है, लेकिन FBI जेन द्वारा दिए गए अखबार वाले सुराग को खारिज कर देती है और कहती है कि इसका कातिल से कोई पक्का सबूत नहीं है। वो लोग सिर्फ एक अंदाजे पर अपनी टीम बर्बाद नहीं करना चाहते। इसी बीच जेन को एक वॉइसमेल मिलता है और ये कॉल खुद कातिल ने किया होता है। वो कहता है कि उसे अच्छा लगा कि जेन उसके काम को इतनी ध्यान से फॉलो कर रही है। वो वादा करता है कि आगे भी वो उसे नए नए सुराग देता रहेगा और आखिर में वो एक खौफनाक बात कहता है, यानी 28 तारीख को दरवाजे खुलेंगे। इससे साफ हो जाता है कि कातिल किसी बड़े और खतरनाक प्लान की तैयारी में है जो बहुत जल्द सामने आने वाला है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि कातिल अब लियोनार्ड नाम के एक आदमी के घर पहुंचता है। वो चुपके से उसके गैरेज में घुस जाता है और वहां बैठकर एक्सप्लोसिव्स तैयार करने लगता है। रात में जब लियोनार्ड अपनी कार लेकर घर लौटता है और गैरेज में आता है तो कातिल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। उसी समय जेन भी कातिल का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। जेन को एक खिड़की पर 3MI के लिखा हुआ दिखाई देता है जो 3M आइलैंड का संकेत होता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े न्यूक्लियर प्लांट पर पड़ती है और अचानक उसे सब कुछ समझ आ जाता है। जेन को याद आता है कि कातिल ने जो एनसाइक्लोपीडिया चुराए थे, N और T वॉल्यूम, वो असल में न्यूक्लियर पावर के बारे में सीखने के लिए थे। अब कातिल का असली प्लान साफ हो जाता है। वो TNT से न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा देना चाहता है जिससे धरती के बीच में एक बड़ा छेद हो जाए और नरक के दरवाजे खुल जाएं। तब तक कातिल लियोनार्ड को अपने साथ लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच भी चुका होता है। वो सिक्योरिटी चेक को भी बिना शक के पार कर लेता है। कातिल ने लियोनार्ड की पत्नी को बंधक बना रखा होता है ताकि लियोनार्ड उसकी हर बात माने। लियोनार्ड की ID का इस्तेमाल करके कातिल प्लांट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही वो अपने रास्ते में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स पर हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और आगे बढ़ता जाता है। उसी वक्त जेन भी प्लांट के गेट पर पहुंचती है जहां अंदर अलार्म बजने लगते हैं। जेन सिक्योरिटी से कहती है कि गेट खोलो, वो इस सब को रोक सकती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सिक्योरिटी उसे अंदर जाने देती है। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर कातिल एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ता जाता है और आखिरकार मेन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सभी कर्मचारियों को बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। इसी बीच और सिक्योरिटी गार्ड्स कंट्रोल रूम के बाहर पहुंचते हैं और जेन भी उनके साथ अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कातिल अंदर से कंट्रोल रूम का दरवाजा लॉक कर चुका होता है। कातिल लियोनार्ड की तरफ मुड़कर कहता है कि बस एक आखिरी काम कर दे, फिर वो उसे छोड़ देगा। मजबूरी में लियोनार्ड रिएक्टर के कोर को फ्लश करना और कूलेंट को हटाना शुरू कर देता है। इससे रिएक्टर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और एक इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव होने वाला होता है। बाहर खड़ी जेन सिक्योरिटी टीम को बताती है कि अंदर बंदूक लिए जो आदमी है वही कातिल है। उसका प्लान है कि वो पहले लियोनार्ड को मारेगा और फिर खुद भी जान दे देगा। सिक्योरिटी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैसे ही लियोनार्ड अपना काम पूरा करता है कातिल उसे मार देता है। अब कातिल का असली खतरनाक प्लान सामने आता है। उसने अपने सीने पर एक्सप्लोसिव्स से भरी एक जैकेट पहन रखी है और वो एक हैंड ग्रेनेड को
डिटोनेटर की तरह इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद वो अपने हाथ पर गहरा कट लगाता है और अपने खून से जमीन पर एक शैतानी सिंबल बनाने लगता है। बाहर सिक्योरिटी दरवाजा तोड़ नहीं पा रही होती। वे अंदाजा लगाते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं पूरे सेंट्रल पेंसिल्वेनिया को खाली कराने के लिए। तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर जेन से कहता है कि शायद एक और रास्ता है। कंट्रोल रूम के साथ एक और कमरा जुड़ा हुआ है जिसे एक बुलेट प्रूफ कांच अलग करता है। अंदर कातिल ग्रेनेड उठाता है और कांच के उस पार जेन को देखता है। जेन उसे रोकने के लिए चिल्ला रही होती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर डरकर वहां से भाग जाता है और फिर आखिरी पल में कातिल ग्रेनेड उठाकर जोर से चिल्लाता है, हेल सटन यानी शैतान की जय। जेन तुरंत एक स्नाइपर राइफल उठाती है और बुलेट प्रूफ कांच पर फायर करना शुरू कर देती है। कई गोलियां चलाने के बाद आखिरकार कांच में एक छोटा सा छेद हो जाता है। जेन तुरंत अपनी राइफल की नली उस छेद में डालती है और कातिल के पैर पर गोली मारती है। वो दूसरी गोली चलाती है जो कातिल के हाथ पर लगती है। इससे उसके हाथ से ग्रेनेड छूटकर दूर जा गिरता है और वहीं फट जाता है। क्योंकि धमाका उससे थोड़ी दूरी पर होता है इसलिए उसके सीने पर बंधे विस्फोटक एक्टिव नहीं हो पाते। अब जेन आखिरी निशाना लेती है और सीधे कातिल के सिर पर गोली मारती है। इस एक गोली के साथ वो उस मौके की भरपाई कर देती है जब पहले वो उसे मार नहीं पाई थी। तभी सिक्योरिटी टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और कातिल को काबू में कर लेती है। जब उसका मास्क उतारा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। उसके पीछे का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि रिचर्ड रीव्स का होता है। यानी पूरी कहानी में जो सैटेनिक स्लैशर लोगों को मार रहा था वो असल में रिचर्ड रीव्स ही था। हालांकि बाद में कई लोग ये मानने लगते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। FBI इन दावों को खारिज कर देती है, लेकिन कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड रीव्स सच में जिंदा है और उसे कैलिफोर्निया के डेथ वैली में स्थित एक हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जा रहा है। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या रिचर्ड रीव्स की कहानी सच में खत्म हो गई है या ये सिर्फ शुरुआत है?